शुरुआत करूं। रॉयटर की एक न्यूज़ आई है, वो जकार्ता से है, इंडोनेशिया। उस न्यूज़ में ये कहा गया है कि इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में फ्रांस की जो डेसॉल्ट कंपनी है उसके साथ में बैठकर राफेल की डील की। 42 राफेल इंडोनेशिया खरीदने जा रही है। कुछ दिन पहले भारत ने भी राफेल के साथ डील की गई थी। जो डील है वो पूरी तरह से मल्टी फाइटर जेट की डील है, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन दोनों में तफावत है, अंतर है। इंडोनेशिया को जो राफेल डेसॉल्ट से मिल रहा है, एक की कीमत जो है वो 8.1 यूएस डॉलर है, बिलियन में। वहाँ 8.1 बिलियन यूएस डॉलर में उनको मिल रहा है। और भारत ने जो खरीदा है वो 340 के हिसाब से 340 मिलियन ईच राफेल जेट की कीमत हम लोग ने दी है। पिछले कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से भारत सरकार जो विदेशी देशों के साथ जो एग्रीमेंट कर रही है, कहीं ना कहीं तो भी एस्टीम फाइल की झलक दिखाई देने लगी है। एस्टीम फाइल है कि जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम मेंशन किया गया है एक एस्टीम के मेल में, और उनका उल्लेख जो है बड़े बुरी तरह से किया गया है कि उन्होंने दूसरे देशों के प्रेसिडेंट के सामने डांस किया। और ये डांस उन्होंने जो है वो एस्टीन के कहने पर किया, ऐसी एक परिस्थिति है। अमेरिका के साथ में जो डील हुआ, ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, उस ट्रेड एग्रीमेंट में यूएस से जो माल आएगा, अमेरिका से जो माल आएगा, वो 0 टैरिफ पर आएगा। और भारत से जो माल जाएगा उस पर कम से कम 18% टैरिफ लगेगी। और आज के ही अखबार में है कि यहाँ से जो सोलर पैनल जाएंगे उसकी टैरिफ जो है 150% होगी, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं एक असमझ में हूँ, क्योंकि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है। खड़गे हो, राहुल गांधी हो, दोनों को हमने एक लेटर लिखा था कि जिसमें इस एग्रीमेंट का विवरण हमने पूरी तरह से कहा था। लेकिन जो पार्लियामेंट से हाईलाइट हो रहा है इस यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, वो एग्रीकल्चर को लेके ही फोकस हो रहा है। लेकिन उस एग्रीमेंट में
और भी बातें हैं और ये कहा गया है कि फॉरेन पॉलिसी जो होगी भारत की वो अमेरिकन सरकार के साथ अलाइन होगी। डिफेंस जो होगा वो भी अमेरिका का साथ अलायंस होगा, मतलब उनकी जो चिंता है वो भारत की चिंता होगी। जैसे कि अभी तक हम लोग जो है वो सस्ता तेल रशिया से खरीद रहे थे, अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे और रशिया का तेल बाजार में बिककर अंबानी जो है वो हर साल 40,000 करोड़ का प्रॉफिट या मुनाफा कमाते थे। ऐसी एक परिस्थिति है। रशिया और अमेरिका का यूक्रेन के माध्यम से झगड़ा चल रहा है और इसलिए सरकार ने ये खुलासा करना चाहिए कि जो रशिया से तेल हम लोग ने खरीदना बंद कर दिया है, क्या हम लोग ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी, स्वतंत्र पॉलिसी थी, वो हमने छोड़ दिया है, उसको त्याग दिया है और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं क्या, इसका पहला खुलासा सरकार ने करना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर मानता हूँ। दूसरा जो है, रमज़ान का महीना है, इसलिए अमेरिका जो है ईरान पर रमज़ान के महीने में कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि रमज़ान के बाद अमेरिका जो है वो ईरान पर कार्रवाई करेगी। हम लोग ईरान के साथ बड़े संबंध हैं, उनके साथ भी तेल हम लोग खरीदते हैं। एक नतीजा दिखाई दे रहा है कि हम लोग ईरान को छोड़ रहे हैं, ऐसी एक परिस्थिति दिखाई दे रही है। चबर जो पोर्ट है, जिसको भारत ने ईरान के टेरिटरी में जो पोर्ट है कि जिसको भारत ने डेवलप किया, इस्तेमाल भी हो रहा था, लेकिन आज उसका मालिकाना हक जो है वो हम लोग छोड़े हैं, ऐसी खबरें आना शुरुआत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आम जनता का पैसा इस्तेमाल करने के बाद आपने चब्बर का पोर्ट जो है वो ईरान के कहने पे छोड़ा है या यूएस के कहने पे छोड़ा है, इसका खुलासा होना ज़रूरी है। ये खुलासा अगर नहीं आता है तो यही माना जाएगा कि अमेरिका के प्रेशर के अंडर आके, अमेरिका के प्रेशर पे आकर या चब्बर की चलाने की और उसे इनकम करने की जो भारत की क्षमता थी उसको हम लोग ने खो दिया, ऐसी एक परिस्थिति है। तीसरा इशू यहाँ पर है कि ये अगर वॉर होता है, आज हम लोग न्यूट्रल दिखाई देते हैं, क्या भारत सरकार इज़राइल और यूएस ये दोनों मिलके जो हमला करने वाले हैं ईरान पर, उनके साथ में हम लोग रहेंगे या उनके खिलाफ रहेंगे? जो आज की न्यूट्रलिटी है, क्या उस न्यूट्रलिटी को हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं? ये एक संगीन समस्या में है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। उसकी वजह यह है कि एस्टीन फाइल में अभी तक जो जानकारी मिली है वो जानकारी यही है कि नरेंद्र मोदी ने डांस किया। हम तो उसको यही कहते हैं कि मुद्रा मोदी जो है वो मुजरा मोदी बन गया है। लेकिन उस एस्टीन फाइल में जो और बातें हैं वो काफ़ी बड़ी गंभीर है। वो ये है कि वहाँ पे नाबालिग लड़कियों के साथ
उनके देश के और उनके देश के बाहर के लोगों गैर व्यवहार किया गया है। नरभक्ष हम जिसको कहते हैं, उसका भी उल्लेख वहां पर उस एस्टीन फाइल में है। मैं आरएसएस से पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप को बड़े पैमाने पर देशभक्त कहते हो, मोदी जी देश को बेचने निकले हैं, सोल्ड आउट है, सॉवरेनिटी गिरवी रखी है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो यूएस के साथ अलाइन की गई है। जो अमेरिका का कंसर्न होगा वो भारत का कंसर्न होगा करके एग्रीमेंट आपने किया है। मैं आरएसएस वालों से पूछना चाहूँगा कि क्या यही आपकी देशभक्ति है कि देश को गिरवी रखना और देश को गिरवी रखते समय किसी प्रकार का आवाज़ ना उठाना, यही आपकी संस्कृति भी है क्या? इसका खुलासा होना ज़रूरी है, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। मैं आज भी तमाम राजनीतिक दलों से अपील कर रहा हूँ कि 2 मार्च को जो है बम्बई में वंचित बहुजन अघाड़ी बम्बई कमेटी जो है वो धरना कर रही है। मांग उसी में यही है कि मोदी जी इस्तीफा दो, देश को बचाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये राजनीतिक दल जो है, हर किसी व्यक्ति में कमियां होती है और उसको डर के अगर हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं और लड़ते नहीं है तो ये देश मैं समझता हूं कि पहले इंग्लैंड के पास गिरवी था, उसके पहले मुगलों के पास गिरवी था, अब जो है वो अमेरिकी के साथ गिरवी यहाँ पर होगा। मतलब जो आज़ादी अपने पुरखों ने लड़ के दिलाई थी, उस आज़ादी को गिरवी रखने का जो जिम्मेदारी जो है यहाँ आरएसएस पर आ गई है, ऐसा दिखाई देता है। और इसलिए मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूँ कि आप इस पे कब तक चुप रहोगे? ये एस्टीन फाइल पर आप कब तक चुप रहोगे? यूएस एग्रीमेंट जो है उस पर आप कब तक ये रहोगे? राफेल जिसको मोदी ट्रंप दोबारा कर रहा है कि 11 हवाई जहाज सिंदूर के इंसिडेंट में गिर गए। अब जो जानकारी मिली है कि उसका जो सोर्स कोड है राफेल का, वो सोर्स कोड राफेल का मिला नहीं, इसकी वजह से पायलट ब्लाइंड हो गया और उसको दिखा नहीं गया और इसलिए वो गिराए गए। अब हम 42 खरीद रहे। सरकार इसका भी खुलासा करे कि क्या वो सोर्स कोड दे रही है? जो कंडीशन जो टर्म्स एंड कंडीशंस इंडोनेशिया को दी है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस भारत को लागू नहीं होती, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि एक गंभीर समस्या देश के सामने है। बाबा साहब ने कहा था कि आने वाले समय में तलवारों की लड़ाई नहीं होगी, वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब जो लड़ाई होगी वो कलम से होगी। आज दिखाई देता है कि भारत जो है वो अपनी आज़ादी दोबारा खोने जा रहा है। वो कलम की वजह से खोने जा रहा है, एग्रीमेंट की वजह से खोने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर की वजह से होने जा रहा है। और इसलिए तमाम लोगों ने जागरूकता रखते हुए, और मुझे अधिकांश करके मैं ये कहूँगा कि जो मिडिल क्लास है, इन मिडिल क्लास ने कम से कम अपनी आवाज़ इन 3 मुद्दों पर उठानी चाहिए, लोगों को उजागर करना चाहिए। और मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि 2 तारीख से जो हम लोग लड़ाई शुरुआत कर रहे हैं बम्बई से, जगह जगह जहाँ जहाँ होगी वहाँ पर आप शामिल हो जाइए। मैं राजनीतिक दलों और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि वो भी इस आंदोलन में सहयोग दे और देश की आर्थिक परिस्थिति जो है बचाने में हम लोग लगे।
मैं यहाँ पे कह के रुकता हूँ, आप सवाल पूछ सकते हैं। राफेल का ब्रेन समझा जाता है सिस्टम को, और अभी जो हम खरीद रहे हैं अभी भी फ्रांस ये देने के लिए तैयार नहीं अभी तक जो खबरें आई है उस पर नहीं दे रहे वो। इसका फायदा क्या होगा? ये हम सिर्फ, मैं वही कह रहा हूँ कि क्या ये राफेल खरीदने में एस्टीन फाइल है? अमेरिका कुछ महीनों पहले आप देखोगे कि फ्रांस और यूएस दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। आप देखो उनका संबंध मधुर हो गया है। अब ये मधुर जो हुआ है वो एस्टीन फाइल की वजह से हुआ है क्या? कि जिसे मोदी से कहा गया है कि आप इसको खरीदो महंगों में, महंगे दर में खरीदो। तो एस्टीन फाइल का जहाँ जहाँ अब एग्रीमेंट आएगा, मेरे ख्याल से एस्टीन फाइल की शक्ल वहाँ पे दिखाई देगी। हम लोग ने जो है कांग्रेस पार्टी के खरगे जो है और उसके साथ साथ राहुल गांधी जो है उनको लेटर लिखा हुआ है। जो लोग बीजेपी के साथ समझौता करने में अंदर से बाहर से जो है उनको हम लोग ने न्योता नहीं दिया है, जानबूझ के नहीं दिया है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो सरकार में जो बैठे उनके साथ में है। जो सरकार के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लड़ेंगे, ऐसा हमको नहीं लगता है। सर एक राजकीय प्रश्न आहे की कायद्याच्या अभ्यासकांकडून और रोहित पवार हे काल मुंबईत गेले होते आज मी त्याच्याकडे लक्षच देत नाही, त्याच्यावर मला काहीच विचारू नका। थँक्यू। सर प्रश्न ऐकून घ्या, मुलांना त्यांचं म्हणणं आहे की गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे या सगळ्या प्रकरणात, आणि पोलिसांचं म्हणणं आहे की यात गुन्हा दाखल होत नाही। याच्यात कायदेशीर मार्ग खरंच यात गुन्हा दाखल होत नाही का? म्हणजे एखादी लेट मी भी, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। आप लोग कहते हो तो उसको देख के मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर कहूँगा। सवाल ऐसा है कि ये इशू जो है ये इशू थ्रू आउट इंडिया जाना चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं। जय महाराष्ट्र नहीं है इस बार, जय मराठी माध्यमांनी सुद्धा हिंदी कॅरी करावा अशी माझी विनंती है। सर आपने कहा है कि एस्टीन फाइल में जो है प्रधानमंत्री का नाम आया है, तो क्या इस मुद्दे पर उन्हें सार्वजनिक स्पष्टीकरण देना चाहिए? रिजिग्नेशन देना चाहिए। आप मुजरा करते समय जब, और किसके मुताबिक कि जिसका नाम यौवन शोषण में आ रहा है, नरभक्ष के इस लिस्ट में आ रहा है, आप उसके कहने पर अगर नाच कर रहे हो तो आपने तो देश की नाक कटवा दी है। इससे और क्या बेइज्जती हो सकती है? पुढच्या काळात निवडणुका नाही आहेत, पण वंचित बहुजन आघाडीला आता शिवसेना अधिक प्रिय असेल की काँग्रेस अधिक प्रिय असेल? आता तुमच्या एकूण म्हणजे सगळ्या नगरपालिकेच्या, महापालिकेच्या, जिल्हा परिषदेच्या तुमच्या जिल्हा परिषदेच्या काही आहेत, तुमचं त्याच्यावरचं काही मत असेल तर सांगा। काही मत नाही आहे। सर देशामध्ये अनेक ठिकाणी एस्टीन फाईल मध्ये नाव आल्यानंतर तिथलचे लोक रिझाईन देतात किंवा त्यांच्या विरुद्ध आक्रोश आहे, पण भारतामध्ये अशी परिस्थिती का नाहीये? त्याला कारण काय? दुर्दैवाने मैं ये कहूँगा कि यहाँ का जो मिडिल क्लास जो है वो असमझ में है, क्योंकि एक तरफ उसको लगता है कि जात और धर्म की राजनीति जो है वो अपने को अधिकार मिलता रहेगा और अपना ये अधिकार बरकरार रहता रहेगा। इसको बढ़ावा अगर कोई दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दे रही है। मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि जिस दिन आपने इस देश को गिरवी रखा उस दिन एक नई लड़ाई यहाँ पे शुरुआत होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आज जो सवर्ण समाज जो है सत्ता में बैठा है उसकी ये सोच गलत है। जात और धर्म जो है इस पर कभी देश उभरा ही नहीं है, खड़ा ही नहीं हुआ है।
ब्रिटिशों ने इसको एक शक्ल दी, संविधान ने उसको एक फेस दे दिया। अब इसी को लेके अगर चलेंगे तो शायद देश चलता पाएगा। लेकिन मुझे दो विचारधारा यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक सवर्ण जो है वो देश को कोई अहमियत नहीं दे रहा है, वो जात और धर्म के राजनीति को अहमियत दे रहा है, और दूसरी तरफ वंचित समूह जो है वो वंचित समूह संविधान को महत्व दे रहा है और जात और धर्म की राजनीति को कम महत्व दे रहा है। तो ये वक्त है, मैं समझता हूँ कि जितने वंचित है उनको अब आगे आना होगा और यहाँ की लीडरशिप लेनी होगी। मोदी स्वतःहून सत्ता सोडण्याची शक्यता कमीच आहे। अशा स्थितीमध्ये काय म्हणजे जनतेने काय करावं? ऐसे स्थिति में कहूँगा कि जनता के पास दो ही पर्याय है। एक, नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है, जैसे निर्भया के वक्त में दिल्ली में लोग रास्ते पर अपनी तौर से उतरे, उसी तरह एक तो आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है नागपुर, वहाँ पर लोगों ने धरना दे और जब तक फैसला नहीं होता तब तक उठाए ना, या दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट दिल्ली में जो है उनसे घेराव डाले और कहे कि आदेश दे बीजेपी को कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर बदले और देश के हित का जो कोई बीजेपी का व्यक्ति हो उसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाए। मतलब एक तरीके से आप बांग्लादेश जैसी परिस्थिति आ चुकी है। Do you think the Indian government is deliberately silent on this issue? मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं किसी के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, इंक्लूडिंग गडकरी भी। एसआईआर से लोग घबराए हुए हैं, जो एसआईआर का अभी आ रहा है मार्च के अंदर, एसआईआर के ताल्लुक से उसके लोग घबराए हुए, उसके लिए मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ इससे। पहली बार आंदोलन की शुरुआत हो रही है, कैसा आगे का देखिए, हम लोग ने रणनीति हमारी यही होगी, जैसे कहा कि लोगों को जागृत करें। एक तो पहला, जब तक हम लोग ने शुरुआत नहीं किया था तब तक एसटीन क्या है ये भी लोग जानते नहीं थे। आप कहीं ना कहीं तो भी उसका एसटीन का नाम लेने से लोग ढूंढ रहे, सोच रहे क्या बात है। आंदोलन जैसे होगा वैसे लोग इस इशू को लेके उजागर होंगे, जानकारी होंगे। और जिस दिन लोगों को ये पता चला कि इस देश के अंदर करीब करीब 2,20,22 के अंदर की लड़कियां मिसिंग है, ये जो इंटरनेशनल क्राइम चल रहा है स्टीफन के फाइल के माध्यम से, ये नाबालिग लड़कियां गई कहाँ? इस पर आम आदमी जब सोचना शुरुआत करेगा तब उसको इस गहराई की जानकारी होगी और वो लड़ना शुरुआत होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने कहा आरएसएस के ऑफिस के सामने धरना करना चाहिए, तो सरकार को धरने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके आगे जाके कुछ करना चाहिए। सवाल ये है कि मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन आम आदमी की जनता जो है, आवाज़ जो है, उसको कहीं ना कहीं तो भी रिकॉग्नाइज, सत्ता में बैठे लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरत होता है। और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको कि आम आवाज़ जो है वो रास्ते पर उतरे और अपनी आवाज़ बता दे। सर, अभी जो आपने यूएस ट्रेड के बारे में कहा है, तो जो यूएस ट्रेड हुआ है, क्या इससे भारत में महंगाई कम होगी? बिल्कुल। देखिए, दो चीज़ें हैं, माल सस्ता आएगा तो महंगाई कम होगी, एक बात। दूसरा जो है वो सस्ता माल आएगा तो क्या यहाँ का किसान, मतलब एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, क्या यहाँ का किसान
कॉम्पीट कर पाएगा। हम लोग सिर्फ छोटे मुद्दे को लेके बैठे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि अमेरिका जितना उगाती है, मतलब जितना उनका एग्रो प्रोडक्शन है, वो एग्रो प्रोडक्शन खाने के लिए उनके पास 20% पॉपुलेशन भी नहीं है। मतलब उनके पास एग्रीकल्चर सरप्लस है, और ये एग्रीकल्चर सरप्लस आज जो है उनको कोई कीमत नहीं मिलती है। सवाल ये है कि अगर उसको तुम थर्ड कंट्री में भेज रहे हो तो वहाँ तो वो सस्ते दाम में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ उसके देश में ज़ीरो वैल्यू है। उस ज़ीरो वैल्यू को उसको 100 रुपया मिल रहा है, वो 100 रुपया खुश है। तो ये डंपिंग वर्सेस एक्चुअल मार्केट कॉस्ट, इसकी लढाई आहे। तर वंचितने या संदर्भात एबीसीडी घेतला खरा, पण त्याच्यासोबत किती जण येतील, किती पक्ष येतील आपल्यासोबत? देखिए, हम लोग की कोशिश है, हम सब लोगों से बात कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाह रहे, उनकी सभी के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि हमने राहुल गांधी को और खड़गे जी को लेटर लिखा कि भी हम लोग ये कर रहे हैं, आप अगर शामिल होना चाहते हो तो आप खुद ही आइए, इसका नेतृत्व करिए, हम आपके साथ में हैं। या नहीं तो आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे कहिए कि भाई इसमें शामिल हो जाए। अब उम्मीद करते हैं कि वो डिसीजन लेंगे जल्दी, ऐसा हम लोग मानते हैं।